प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सरकार तीसरे टर्म में फ्री बिजली देने की योजना बना रही है। और इस दौरान पीएम मोदी ने इमरजेंसी और 60 साल की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने तकरीबन 40 मिनट तक भाषण दिया। 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। आज उत्तराखंड हर प्रकार की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने गरीबों को 85,000 पक्के घर बनाकर दिए हैं। उत्तराखंड में भाजपा ने 12 लाख घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। यहां भाजपा सरकार ने 5.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया है। स्पष्ट रूप से 2 खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। और अब जरा उत्तराखंड में पिछले 3 चुनाव के नतीजे को समझने की कोशिश करते हैं। 2009 में 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 43% के तकरीबन वोट मिले, जबकि बीजेपी को 33.8% वोट मिले। अब 2014 का जिक्र करते हैं। 2014 में 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी को 55.9% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 34.4% वोट मिले। वहीं बसपा को 4.8% वोट मिले। और इसके अलावा सपा, यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उस वक्त थे। 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस को 5 सीटों पर मात दे दी। बीजेपी को 61.5% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 31.7% और बसपा को 4.5% वोट मिले। सपा 1.02% और यूकेडी 1.8% पर सिमट करके रह गई। तो देखिए, उत्तराखंड के रुद्रपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के कोटपुतली पहुंचे। कल ही अमित शाह ने राजस्थान जाकर के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पहुंच गए। पीएम मोदी ने कोटपुतली से विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। साथ ही इंडिया अलायंस को भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ बताया। एक और देश को परिवार मानने वाले, देश को परिवार मानने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। ऐसी देश विरोधी परिवारवादी ताकतों के खिलाफ राजस्थान हमेशा ढाल बनकर के खड़ा रहा है। कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।
परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली करते जा रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। वहीं दक्षिण भारत में बीजेपी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार की कमान को संभाल लिया। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान को गति देने के मकसद से आज गृह मंत्री अमित शाह ने जनता दल सेक्युलर और भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई के नेताओं के साथ संयुक्त बैठक की। इस बैठक को बीजेपी और जेडीएस के बीच जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित करने और टकराव के मुद्दों से समाधान पाने की कदम के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस बैठक के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भ्रष्टाचारियों का कुनबा कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार हुआ। 10 साल मनमोहन सोनिया की सरकार में 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। डीके शिव कुमार जी को तो भ्रष्टाचार से परहेज ही नहीं। मगर मैं जानता हूं कर्नाटक की जनता भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती। मैं मोदी जी के साथ 40 सालों से काम कर रहा हूं। 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने वाला पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसने एक दिन का भी छुट्टी नहीं लिया है। 23 साल तक हर पल भारत के लिए काम करना, एक दिन की छुट्टी नहीं लेना। और दूसरी ओर राहुल बाबा गर्मी आते ही विदेश चले जाते हैं। हर 6 महीना कांग्रेस पार्टी इनको ढूंढती रह जाती है। कोई मैच ही नहीं। पूरा देश आज एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। वहीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में है। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। बीजेपी लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बना रही है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी मैदान में उतरे और इसी बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश के 2 जिलों पीलीभीत और बदायूं में जनसभा को संबोधित किया। ऐसे में इन दोनों की सीटों का गणित भी आपको डिटेल में समझाते हैं। 1996 आम चुनाव में समाजवादी पार्टी को इस सीट पर पहली बार जीत दर्ज हुई। समाजवादी पार्टी के सलीम इकबाल शेरवानी ने सीट पर जीत हासिल की और इसके बाद 2004 तक लगातार 4 बार सलीम शेरवानी सांसद चुने गए। लेकिन फिर 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया। मुलायम सिंह ने अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा। धर्मेंद्र यादव ने बीएसपी उम्मीदवार डीपी यादव को हराया और फिर साल 2014 आम चुनाव में भी धर्मेंद्र यादव इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। लेकिन दूसरे नंबर पर बीजेपी के वागीश पाठक रहे। साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। 2019 के बाद से बदायूं का जो सियासी गणित है वो बदल चुका है। 1991 के बाद सीधे 2019 में बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली। 28 साल बाद बदायूं में भगवा परचम लहराया और ऐसे में अगर इस सीट पर बीजेपी को कब्जा बनाए रखना है तो यहां का जातीय समीकरण भी समझना जरूरी है। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या है तकरीबन 14 लाख और इसमें सबसे ज्यादा यादव और है मुस्लिम वोटर्स। बदायूं में यादव समुदाय के 4 लाख वोटर जबकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या है 3.5 लाख। वहीं बदायूं में गैर यादव ओबीसी वोटर्स की संख्या तकरीबन 2.5 से 2 लाख, तो वहीं वैश्य और ब्राह्मण समुदाय के मतदाताओं की संख्या भी 2.5-2 लाख है। अब जातीय समीकरण के चलते बदायूं लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी भारी नजर आती है, लेकिन 2019 के नतीजों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस बार भी बीजेपी बदायूं में अपना किला बनाए रखना चाहती है और इसलिए सीएम योगी ने बदायूं में प्रचार की कमान संभाल ली है।
कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए आम जनता को इसके लिए तैयार करना, क्योंकि मोदी जी ने वह कार्य किए जो पहले संभव लगता था। कश्मीर में धारा 370 हटना असंभव लगता था, मोदी जी ने करके दिखा दिया। 3 तलाक की प्रथा पर रोक लगाना यह असंभव लगता था, मोदी जी ने संभव करके दिखा दिया। लोग कहते थे अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन पाएगा, वह भी करके दिखा दिया। अयोध्या में भगवान रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। वहीं बदायूं के साथ साथ सीएम योगी आज पीलीभीत के भी दौरे पर रह रहे हैं, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरे में सीएम योगी ने पीलीभीत से भी संबोधन किया और लोगों के साथ संवाद किया। पीलीभीत का मुकाबला इस बार इसलिए भी दिलचस्प हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी का टिकट यहां से काटकर कांग्रेस से बीजेपी में आए जतिन प्रसाद को अपने उम्मीदवार अपना बनाया है और इस सीट पर वरुण गांधी और मेनका गांधी की दावेदारी लगातार मजबूत रही। ऐसे में पीलीभीत का जातीय गणित क्या कहता है, ये भी आपको बताते हैं। पीलीभीत लोकसभा में 17,30,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या तकरीबन 4.5 लाख और इसके अलावा इस सीट पर 2.25 लाख कुर्मी वोटर्स हैं। अब 4 लाख दलित वोटर्स हैं जो हार जीत का फैसला करने में अहम भूमिका निभाते हैं। पीलीभीत में 1,07,000 ब्राह्मण और तकरीबन 1 लाख सिख वोटर्स हैं। इसके अलावा इस सीट पर राजपूत और किसानों की भी अच्छी खासी तादाद है। अब तक इस सीट पर वरुण गांधी और मेनका गांधी का दबदबा रहा। ऐसे में अब जब बीजेपी ने जतिन प्रसाद पर दांव खेला है, हालांकि पीलीभीत में जतिन प्रसाद की साख भी किसी से कम नहीं, लेकिन इस बदलाव के बाद पब्लिक के मूड को परखने के लिए सीएम योगी आज खुद पीलीभीत के दौरे पर रहे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया बस्त। हमने इसको बस्त किया तो उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश दंगा से मुक्त हो गया, दंगा से मुक्त हो गया। जो कार्य कभी नहीं हो पाया था, मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उन कार्यों को जमीनी धरातल पर और देश के अंदर जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। 2024 चुनाव को लेकर के सभी दलों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव प्रचार और रैलियों का दौरा शुरू हो चुका है। तमाम दल सियासी मूड को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं और वहीं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सभी की नजरें हैं, लेकिन यहाँ की 7 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर अभी तक बीजेपी और न ही विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बीजेपी ने अपने लगभग 90% प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी की तरह ही उत्तर प्रदेश में एक साथ पीडीए गठबंधन के तहत 7 चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपने अपने कोटे की सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे। वैसे में सवाल है कि क्या दोनों ही दल एक दूसरे के प्रत्याशियों के नाम जानने का इंतजार कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस अलायंस में और बीजेपी ने जिन सीटों पर अपने लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान किया है नहीं किया है ऐलान, उसकी बात करें तो ये सीटें कौन कौन सी हैं? रायबरेली, कैसरगंज, इलाहाबाद, फूलपुर, बलिया, कौशाम्बी और मछली शहर। ये सभी 7 सीटें तीनों ही दलों के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से अहम है। इन 7 सीटों में सबसे अहम सीट है रायबरेली। इस सीट से पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी सांसद थीं, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। कांग्रेस नेता इसे उनके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के चलते लिया गया फैसला बता रहे हैं और इसके चलते सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंच गई हैं। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हुए, दिल्ली शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल को घेरने का बीजेपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। आज भी मुरादाबाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और इस दौरान केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर ने मुरादाबाद में जमकर हमला बोला। दरअसल अनुराग ठाकुर आज मुरादाबाद के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक होटल में बीजेपी के साइबर योद्धाओं से संवाद किया और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा।
मुरादाबाद में बीजेपी के साइबर योद्धाओं को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी का आधार ही झूठ पर टिका हुआ है। तो वहीं 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई विपक्षी गठबंधन की रैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कभी केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली करते थे, लेकिन आज भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके वो रैली कर रहे हैं। जिस पार्टी का आधार ही झूठ पर बना है, एक से एक बड़ा झूठा आम आदमी पार्टी में है और झूठ बोलकर ये राजनीति में आए, राजनीति में आके भ्रष्टाचार किया। और जिस रामलीला मैदान में कभी इन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी रैली की थी, वहां पर सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके रैली की है। ये दुर्भाग्य है, मुझे पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। हर वो वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है जब वो अरविंद केजरीवाल जी के पुराने बयानों को सुनता है, जो कभी ईमानदारी की बात करते थे, आज वो कट्टर बेईमान नजर आते हैं, जेल की सलाखों के पीछे नजर आते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको महाराष्ट्र का समीकरण भी अब समझा देते हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों को लेकर के सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। 2019 के बाद बदले समीकरण की वजह से अब एक ही पार्टी से निकले उम्मीदवार इधर से उधर हो गए। महाराष्ट्र की दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टी एनसीपी और शिवसेना दोनों पूरी तरीके से टूट चुकी है और यही वजह है कि इस बार विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल को भी सीट बंटवारे के लिए माथापच्ची करनी पड़ी। हालांकि अब सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक महायुति में हर सीट को लेकर के फैसला हो गया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में ठाणे, कल्याण, संभाजीनगर लोकसभा सीटें आई, वहीं बीजेपी पालघर लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं महायुति में पहले ही 28 सीटों पर बीजेपी, 14 पर शिवसेना और 5 सीटों पर एनसीपी उम्मीदवार। वहीं राष्ट्रीय समाज पार्टी को एक सीट देने का फैसला किया गया है। देखिए, 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, जिनके पास ओबीसी वोटर्स पर अच्छी पकड़ थी। अब इन गठबंधनों से सपा को अपनी सीटें और वोट शेयर बढ़ाने में मदद मिली। अब भले ही बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले एसपी ने इनमें से अधिकांश पार्टियों का समर्थन खो दिया। केवल महान दल का समर्थन बरकरार रखा है, जो कि औपचारिक तौर पर गठबंधन में नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सपा का कांग्रेस के साथ ही गठबंधन है। सपा 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर मैदान में होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने ओबीसी मतदाताओं पर प्रभाव रखने का दावा करने वाले अलग अलग क्षेत्रीय दलों जैसे कि राष्ट्रीय लोक दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, अपना दल और महान दल के साथ गठबंधन किया है। राज्य की 403 सीटों में से एसपी ने 32% वोट शेयर के साथ 111 सीटें जीती, जबकि आरएलडी को 8 और एसपी को 6 सीटें मिली। गठबंधन में अन्य दलों को भी कोई सीट हाथ नहीं लगी। बीजेपी ने चुनाव जीता, 255 सीटें हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब सपा ने इन पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस के साथ साझेदारी में थी, तो सपा ने 21.82% वोटों के साथ 47 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 7 सीटें मिली। बीजेपी ने 39.67% वोटों के साथ 312 सीटों पर जीत हासिल की। अब इस बार एसपी को तब झटका लगा जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के बीच आधार रखने वाली जयंत चौधरी की अगुवाई वाली आरएलडी फरवरी में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गई। एसपी पिछले साल एनडीए में शामिल हुई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आलोचना शुरू कर दी। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में राजभर के विधायकों ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की। हालांकि सपा का कहना था कि छोटी पार्टियों का आधार नहीं है और ये उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। हालांकि अपना दल की जो नेता है पल्लवी पटेल, जो कि 2022 में सपा के टिकट पर सिराधु से विधायक चुनी गई थी, इस टूट के लिए सपा के विश्वासघात को जिम्मेदार ठहराती है। उनका दावा है कि सपा ने खुद घोषणा की थी कि कोई गठबंधन नहीं होगा। दरअसल अपना दल कमीरावादी अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने 20 मार्च को घोषणा की थी कि पार्टी भारत गठबंधन के हिस्से के रूप में 3 लोकसभा सीट फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी पर चुनाव लड़ने वाली है। एक दिन बाद अखिलेश ने संगठन के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन के अंत का संकेत देते हुए कहा कि उनका गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए है, न कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। जनवादी पार्टी ने
30 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और पहले ही पूर्वी यूपी की 14 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें आजमगढ़ भी शामिल है, जहां से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं और जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान घोसी से चुनाव लड़ेंगे। सपा इस सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव राय को मैदान में उतारने की इच्छुक थी। महादल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य, जिनकी पार्टी का शक्य, सैनी, कुशवाहा और मौर्य जैसे ओबीसी समूहों के बीच आधार है, उन्होंने सपा से 2 सीटों की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। महान दल ने बीएसपी से संपर्क किया, वहां से भी सीटों को लेकर के निराशा हुई और बाद में मौर्य ने फैसला किया कि उनकी पार्टी उन सीटों पर सपा का समर्थन करेगी जहां पर चुनाव लड़ रही है। अब इसी बीच भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी के साथ सपा की बातचीत भी विफल रही। आजाद समाज पार्टी अब उत्तर प्रदेश में ही अकेले चुनाव लड़ने वाली है। दिसंबर 2022 के विधानसभा उपचुनाव में सपा, रालोद और आजाद समाज पार्टी ने खतौली से और रामपुर सीटों पर मिलकर के चुनाव लड़ा। ये गठबंधन खतौली को बीजेपी से छीनने में सक्षम था, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में दलित मतदाता आजाद के पक्ष में थे।